अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ 1971 के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1944 से लेकर 1951 तक अमेरिका ने अपनी नेवी के लिए 29 टेच क्लास सबमरीन बनाई थी, जिसमें से एक सबमरीन जिसका नाम था यूएसएस डियाब्लो। अमेरिका ने 19 साल तक इस सबमरीन को कई जंगों में और कई मिशंस में इस्तेमाल किया था। 1963 में जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा था, तब एक सिक्योरिटी असेसमेंट के तहत 5 साल की लीज पर यह सबमरीन पाकिस्तान को दे दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने $1.5 मिलियन अमेरिका को पे करके यह सबमरीन खरीद ली और 1964 को यह सबमरीन पाक नेवी में शामिल हो गई थी और पाकिस्तान ने इसका नाम पीएनएस गाजी रख दिया था। दोस्तों पीएनएस गाजी एक डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन थी और इसकी लेंथ थी 311 फीट। यह सबमरीन 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती थी और एक वक्त में 20 किलोमीटर तक का सफर तय करने की सलाहियत रखती थी और कई कई महीने समंदर के अंदर पानी में भी रह सकती थी। दोस्तों यह पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे ताकतवर सबमरीन थी। इंडिया को जब पता चला कि पाकिस्तान के पास इतनी पावरफुल सबमरीन है तो वो डर गया था, क्योंकि इंडिया के पास उस वक्त ऐसी कोई सबमरीन नहीं थी जो इसका मुकाबला कर सके। दोस्तों एक साल बाद 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग के बादल मंडराने लगे, तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि पीएनएस गाजी को तैयार किया जाए अपनी पहली जंग पे जाने के लिए। दोस्तों पीएनएस गाजी को जो पहला मिशन दिया गया था द्वारका बंदरगाह को तबाह करना था और इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन द्वारका रखा गया था। ऑपरेशन का ये नाम रखने की वजह द्वारका बंदरगाह को तबाह करना था और इंडियन एयरफोर्स को कराची से दूर रखना था। दोस्तों 7 सितंबर को पीएनएस गाजी अपने पहले मिशन के लिए कराची से रवाना होता है। पीएनएस गाजी की कमान में 7 और जंगी बहरी जहाज भी भेजे गए थे और उन जंगी बहरी जहाजों के नाम थे पीएनएस बाबर, पीएनएस खैबर, पीएनएस बदर, पीएनएस जहांगीर, पीएनएस शारजाह, पीएनएस आलमगीर और पीएनएस टीपू सुल्तान भी। इन सब बहरी जहाजों को पीएनएस गाजी लीड कर रही थी। पीएनएस गाजी का पहला टारगेट था द्वारका रेडार स्टेशन, जो इंडियन एयरक्राफ्ट के बॉम्बर्स को गाइड कर रहा था। दोस्तों पीएनएस गाजी अपना पहला मिशन कंप्लीट करता है और द्वारका रेडार स्टेशन को तबाह कर देता है। द्वारका रेडार स्टेशन और द्वारका बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह करने के बाद पीएनएस गाजी रुख करता है मुंबई की तरफ, क्योंकि पीएनएस गाजी का दूसरा मिशन था मुंबई के करीब रह के भारतीय बहरी जहाज और इंडियन एयरक्राफ्ट को कराची से दूर रखना था। क्योंकि पीएनएस गाजी मुंबई के करीब मौजूद है तो कोई भी भारतीय बहरी जहाज गश्त के लिए भी नहीं जा रहा था। इतना डर था उनको पीएनएस गाजी से। पीएनएस गाजी ने उनको अपने ही मुल्क में कैद करके रख दिया था और यही वजह थी कि इंडिया कराची पे हमला करने में नाकाम रहा। जब 7 सितंबर को पाकिस्तान अपना मिशन पूरी तरह से कंप्लीट करता है तो यह दिन पाकिस्तान के लिए विक्ट्री डे साबित होता है और अगले ही दिन 8 सितंबर को पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। इंडियन नेवी बहुत डरती थी पीएनएस गाजी से, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई पावर ही नहीं थी जो पीएनएस गाजी का मुकाबला कर सके। दोस्तों जब इंडिया ने देखा कि वो पीएनएस गाजी का मुकाबला नहीं कर सकते तो पीछे हट गए और जंग टल गई और 1968 में पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को तुर्की भेज दिया था रिफ्रेश और अपग्रेड करने के लिए। इस दौरान पीएनएस गाजी में MK-14 टारपेडो और माइल्स बिछाने की कैपेबिलिटी भी शामिल कर दी गई थी, जिसके बाद पीएनएस गाजी पहले से भी और ज्यादा ताकतवर बन गई थी। दोस्तों जब 1971 में इंडिया ने दोबारा ईस्ट पाकिस्तान में मुदाखलत करना शुरू की तो पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को तैयार किया एक और खतरनाक मिशन पे भेजने के लिए, और वो मिशन था इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को तबाह करना। दोस्तों पीएनएस गाजी को रवाना किया जाता है आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए। दोस्तों पीएनएस गाजी को 93 सोल्जर्स के साथ कमान कर रहे थे जफर मोहम्मद खान। पीएनएस गाजी कराची से निकलती है और बंगाल की तरफ बढ़ने लगती है आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए, लेकिन नेवल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मैसेज आता है कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में मौजूद है, तो पीएनएस गाजी ने अपना रुख विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों जब इंडिया को पता चला कि पीएनएस गाजी आ रहा है आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए, तो उन्होंने पीएनएस गाजी के खौफ से आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम से डिसअपियर कर दिया और जब पीएनएस
PNS गाजी विशाखापट्टनम पहुंचने वाला था। PNS गाजी को एक और मिशन भी सौंपा गया था जो कि विशाखापट्टनम के इर्द गिर्द माइल्स बिछाना था ताकि इंडिया का कोई भी बहरी जहाज वहां से बाहर ना निकल सके और अगर निकलने की कोशिश करे तो वहीं तबाह हो जाए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और 3 दिसंबर को PNS गाजी अपने ही बिछाए गए माइल्स से टकराकर तबाह होकर डूब गया। दोस्तों, क्योंकि PNS गाजी इंडिया के साहिल के करीब डूबा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका क्रेडिट लिया जाए। इंडिया ने 7 दिन बाद स्टेटमेंट दी, वो भी तब जब इंडिया का बहरी जहाज कुकरी पाकिस्तान की सबमरीन हिंगोर के हाथों तबाह हुआ और उसके बाद इंडिया ने स्टेटमेंट दी कि PNS गाजी को INS विक्रांत ने तबाह किया है। अगर इंडिया के किसी भी बहरी या हवाई जहाज ने PNS गाजी को तबाह किया होता तो क्या इंडिया 1 मिनट भी देर लगाता इसका जश्न मनाने में? हालांकि जब पाकिस्तान में दवारका बंदरगाह को तबाह किया था उसके दूसरे दिन ही डे ऑफ विक्ट्री सेलिब्रेट किया था। तो एक हफ्ता क्या इंडिया ये सोच रहा था कि बिना सबूत और बिना किसी गवाह के हम ये क्रेडिट कैसे लें कि PNS गाजी को हमने तबाह किया है, या फिर हम ये समझे कि इंडिया की नेवी खुशी से पागल होकर 7 दिन के लिए सो गई और फिर उठ के बताया कि PNS गाजी को हमने तबाह किया है। पाक नेवी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि PNS गाजी के तबाह होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो हाइड्रोजन एक्सप्लोजन, जब सबमरीन में बैटरी चार्ज की जाती है तो हाइड्रोजन का ओवर प्रोड्यूस होने की वजह से ये धमाका हो सकता है, या तो समुद्री तूफान की वजह से PNS गाजी अपने ही बिछाए गए माइल से टकरा के डूब गया हो। दोस्तों, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ये बताती है PNS गाजी के डूबने की वजह शॉक वेव भी हो सकती हैं। दोस्तों, शॉक वेव्स ज़्यादा पोटेंशियल होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेव, जिसकी वजह से PNS गाजी अपने ही बिछाई गई माइल से टकरा गया हो। तो दीगर ममालिक और अमेरिका भी यही कहता है हाइड्रोजन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन इंडिया कैसे मान ले, उसको तो क्रेडिट देना है। दोस्तों, इस एक्सीडेंट के 1 साल बाद 1972 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इंडिया को ऑफर किया था कि PNS गाजी को हम निकालेंगे समंदर से और देखेंगे कि उसके तबाह होने की एक्चुअल वजह क्या थी, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर गाजी का स्ट्रक्चर बाहर आ जाता तो सच्चाई सबके सामने आ जाती कि उससे INS विक्रांत ने या इंडिया के किसी भी बहरी या समुद्री जहाज ने तबाह नहीं की, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था। और इसी वजह से 2010 में इंडिया ने PNS गाजी के रिलेटेड सारे रिकॉर्ड जला दिए थे। क्या यह एक इत्तेफाक था? तो क्या ये भी एक इत्तेफाक है कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल JFR जैकब, जो 1971 की जंग में इंडियन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके थे, उन्होंने एक आर्टिकल में क्लियरली बताया था कि गाजी अपने ही बिछाए गए माइल से टकरा कर तबाह हुई थी। इंडिया को तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तानी सबमरीन समंदर के अंदर मौजूद है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल अरुण भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं और कहते हैं कि गाजी को इंडिया ने तबाह नहीं किया था, बल्कि किसी हादसे की वजह से तबाह हुई थी। और वाइस एडमिरल मुनीर रॉय की किताब भी यही कहती है। एडमिरल SM नंदा, फॉर्मर चीफ इंडियन नेवी, अपनी बुक में लिखते हैं कि गाजी के डूबने की खबर भी एक मशरे ने दी थी। इंडिया को तो पता भी नहीं था कि गाजी के साथ ये इंसिडेंट हुआ। और इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल हेरा नंदा, वो भी गाजी के हक में बोलते नजर आते हैं। इतने सारे सबूत और गवाह ये प्रूव कर देते हैं कि गाजी दुश्मन के हाथ नहीं लगी, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से तबाह हुई थी। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने एक झूठी फिल्म भी बनाई थी इस पे, द गाजी अटैक के नाम से, जो A to Z बिल्कुल ही झूठ है। दुख इस बात का नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं, दुख तो इस बात का है कि पाकिस्तान सच्चा हो के भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री ने एक भी ड्रामा या फिल्म नहीं बनाई इस पे। ये मेरा मैसेज है उन पाकिस्तानियों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सब तक ये पैगाम पहुंचाएं जो समझते हैं कि PNS गाजी को इंडिया ने तबाह किया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।